नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। इंट्रो प्लस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ाई के साथ साथ हम इस एकेडमी में आपको समय के साथ साथ जो समाज का, राष्ट्र का करंट ट्रेंड है, ऐसा करंट अफेयर्स भी अवगत कराते रहते हैं ताकि आपको एक सामान्य जागरूकता बनी रहे। इसी के साथ जो कंपटीशन के अंदर करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं उन क्वेश्चन को भी आप सही तरीके से अटेम्प्ट करने में कामयाब हो, इसी आशा के साथ करंट अफेयर्स का ये सेशन आज चालू किया गया है। आज की श्रृंखला में बात करेंगे एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे की, जो है CAA। जी हाँ, आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। सोशल मीडिया, टीवी चैनल, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, जिधर देखो जिधर ही CAA की बहुत बड़ी चर्चा है। लेकिन CAA की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लोगों में कम है, जानकारी का अभाव है और भ्रांतियां अधिक है। इसी भ्रांतियों के कारण बहुत सारे व्यक्ति इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यह है कि हम अधिकतम शुद्ध जानकारी आप तक उपलब्ध करवाएं ताकि आपकी भ्रांतियां दूर हो, सरकार का वास्तविक मंतव्य, उसका उद्देश्य आपके सम्मुख स्पष्ट हो सके और आपके कंपटीशन में जो भी क्वेश्चंस आपसे पुट आउट किए जाते हैं उन क्वेश्चंस का आप बहुत ही सहज तरीके से उत्तर दे पाएं और बहुत ही अच्छा सा स्कोर। तो हम बात कर रहे हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, स्वतः सिद्ध है, स्वतः व्याख्यायित है कि ये है ही अमेंडमेंट के लिए या संशोधन के लिए। इसका मतलब क्या है, पूर्व में ही कोई न कोई ऐसा लॉ है सिटीजनशिप से रिलेटेड, ऐसा पूर्व में उसका एग्जिस्टिंग लॉ है, पहले से चल रहा है। उस लॉ के अंदर अमेंडमेंट या संशोधन करने के निमित्त इस लॉ को लेके आया गया है। और दूसरा लॉ कब लेके आया जाता है, जब पहले वाले लॉ के अंदर कोई कमी हो, या वो आउटडेटेड हो गया हो, या वो अप्रासंगिक हो गया हो, या फिर उसमें लोचशीलता की कमी हो। तो ऐसी स्थिति में उसे समयानुकूल बनाने के लिए, उसे प्रसंगानुकूल बनाने के लिए, उसे लोचशील बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए सरकार के पास ये अपना राइट रिजर्व्ड होता है, उसके पास सर्वाधिकार सुरक्षित होता है कि नागरिकों के हितों में वो किसी भी प्रकार के नए कानून बना सके, अधिनियम बना सके और उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन। तो हम बात करते हैं कि जब सिटीजनशिप एक्ट 1955, एक तो CAA ये है, CAA 2019, ठीक। दूसरा वाला कौन सा है, एक पुराना वाला भी सिटीजनशिप नागरिकता कानून। वो नागरिकता कानून कौन सा, वो भी CAA है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब इसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए इसके अंदर XA और लगा दिया और अमेंडमेंट करके, संशोधन करके किया है। तो यह बहुत ही विवादित रहा है अपने आप में। तो विवादित होने के इसकी बहुत सारी ऐतिहासिक जड़ें भी है, सांस्कृतिक जड़ें भी है, आर्थिक जड़ें भी है, इंटरनल सिक्योरिटी के स्तर पर हम जाए तो उसमें भी जड़ें हैं। तो कहीं ना कहीं कॉमन इंटरेस्ट सबका बना हुआ है, उसके कारण है। तो इतना बेसिक आइडिया तो आपको अभी तक हो चुका होगा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार से हिंदू, जैन, सिख, पारसी, ईसाई, इस तरह के 5-6 जो नॉन मुस्लिम है, यदि वो भारत में आना चाहे और भारत के अंदर नागरिकता लेना चाहे तो उनके लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, कभी ये अपने आप में सेक्युलर नेचर का विरोध करता है, कभी ये सेक्युलर नहीं है, या मुस्लिमों के साथ भेदभाव है, कभी मुस्लिमों को अलग कानून है, हिंदुओं के लिए अलग कानून है। मतलब रिलीजन बेस पे कानून का निर्माण संविधान के सेकुलर ढांचे के विरुद्ध है, उसका आर्टिकल 14 का विरोध करता है, समानता के अधिकार का। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि किसी भी चीज को मैकेनिकली फॉलो हम नहीं कर सकते, स्पेशली सरकार तो कर भी नहीं सकती। जब हिंदुओं के लिए और मुस्लिमों के लिए इसी देश में अलग अलग कानून हो सकता है तो नागरिकता के लिए क्यों नहीं हो सकता भाई। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये आया है हिंदुओं के लिए या नॉन मुस्लिम के लिए, तो उसी तरह हिंदू मैरिज एक्ट अलग है ना, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है ना, उनका वक्फ बोर्ड एक्ट अलग है ना, तो उनकी संस्था अलग है।
तो एक ही देश में रहने वाले विभिन्न ग्रुपों का जो अपना सिस्टम अलग अलग है, उस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए सरकार अलग अलग कानून बनाती है। जैसे शादी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, तो वहां पे कोई विरोध नहीं होता। लेकिन नॉन मुस्लिम को इंडिया के अंदर सिटीजनशिप देने के अंदर यदि क्या कहते हैं, अपन बोलते हैं कि इसमें विरोध हो गया, इसमें भेदभाव हो गया मुस्लिम्स के साथ, और ऐसा है नहीं। इनका क्या कहते हैं, देने का तरीका अलग है। मुस्लिमों को भी क्या कहते हैं, अगर आना चाहे इस देश में, चाहे वो पाकिस्तान से हो, म्यांमार से हो, बांग्लादेश से हो, चाहे अफगानिस्तान से हो, उनको भी सिटीजनशिप दे सकते हैं। लेकिन उनको नेचुरलाइजेशन के दे सकते हैं, उनको देशीकरण से देंगे और इन्हें डायरेक्ट देंगे, क्योंकि इनकी स्थिति अलग है, उनकी स्थिति अलग है। इनको क्या कहते हैं, रिलीजियस एट्रोसिटी के आधार पे दिया जा रहा है, उनको पॉलिटिकल एट्रोसिटी के आधार पे दिया जा रहा है। तो इस तरह के इसमें काफी सारे भेद हैं। लेकिन जब भीड़ की साइकोलॉजी है, मासिव साइकोलॉजी है, तो वो इंफॉर्मेशन के बेस पे काम नहीं करती है, वो भ्रांतियों के बेस पे काम करती है और बहुत बड़े व्यापक स्तर पर विरोध है। तो ये तो आपने समझ ही लिया कि जब अरब आक्रांता इस जम्बू द्वीप पे भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार, ये पूरा जो एरिया था, ये पूरा एरिया किसी समय में अखंड भारत हुआ करता था, भारतवर्ष कहा जाता था या जम्बू द्वीप कहा जाता था। अरब आक्रांता, मुस्लिम आक्रांता या विधर्मी जब इस भूमि पर आए तो उन्होंने धीरे धीरे किसी न किसी प्रकार से ऐतिहासिक की साक्ष्य, दस्तावेज या डॉक्यूमेंट हमें ऐसा बताते हैं कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और धीरे धीरे स्थानीय संस्कृति, स्थानीय कला, स्थानीय परंपराओं को नष्ट किया, लोगों को धर्मांतरण करवाया, उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किए। तो ऐसी स्थिति के अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार के अंदर हिंदुओं की संख्या या नॉन मुस्लिम्स की संख्या, टू बी मोर करेक्ट, नॉन मुस्लिम्स, हिंदूज आर स्पेसिफिक वर्ड, सनातनीज, सो वी मस्ट से नॉन मुस्लिम्स। तो नॉन मुस्लिम्स की संख्या, क्योंकि ये सभी इस्लामिक राष्ट्र हैं, घोषित रूप से, डिक्लेयर्ड रूप से पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, अफगानिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है और बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र है। म्यांमार भी क्या कहते हैं, इस्लामिक राष्ट्र है या नहीं है, इसके लिए मुझे पूरी जानकारी नहीं है, तो इसके लिए क्षमा चाहूंगा। देखिए, क्षमा मांगने में कोई बुराई नहीं। यदि आपको कोई तथ्य नहीं मालूम है तो मांग सकते हैं, क्षमा मांगने से होता नहीं। लेकिन कुछ लोगों में अकड़ होती है, वो नहीं मांगते, चोरी ऊपर से सीना चोरी। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, आपके घर के अंदर घुस जाते हैं, चोरी भी करते हैं, सीना चोरी भी करते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो घुसपैठिए होते हैं। समझ पा रहे हो ना। एक तो होते हैं शरणार्थी। शरणार्थी इस भावना के साथ आपके घर पे आता है कि कृपया मुझे शरण दे दीजिए। और दूसरे क्या होते हैं, घुसपैठिए होते हैं, जो आपके घर में घुस जाते हैं और चोरी भी करते हैं और सीना चोरी भी करते गए, तुमने मेरे को कैसे बोल दिया। तो ये पूरा कन्फ्लिक्ट किसका है, घुसपैठिए वर्सेस शरणार्थी। ठीक है। तो धीरे धीरे यहाँ से माइग्रेशन होने लगा, यहाँ पे एथनिक क्लिंजिंग होने लगी, नृजाति हिंसा होने लगी, तो लोग मतलब पूरे नॉन मुस्लिम साफ होने लगे। तो धीरे धीरे ये जो अभी इंडिया है, ये हिंदूज या नॉन मुस्लिम का मतलब होमलैंड माना जाता है, अपना वास्तविक घर माना जाता है। तो ये धीरे धीरे इंडिया के अंदर आके शिफ्ट होने लगे। ऊपर से अफगानिस्तान से आए, भारत के अंदर आ गए, पाकिस्तान से आए, इसमें आ गए, इधर बांग्लादेश से घुसे वो भी आ गए, म्यांमार से आए तो वो भी आए। तो यहाँ पे बहुत गड्ढम गड्ढ खिचड़ी बन रही थी। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने देखा कि ये व्यक्ति हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं, तो इनको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। फिर देखा कि इनकी स्थिति अलग है, ये मतलब घुसपैठिए नहीं है, ये तो शरणार्थी है, क्योंकि वास्तव में इनके साथ वहां पे कम्युनल वायलेंस क्रिएट हुआ है, तभी नहीं यहाँ के भाग कर रहा है। और उसके सबसे बड़ा प्रमाण तो अपने इंडिया के अंदर ही देख लो, केरल में देख लो, कश्मीर में देख लो, लोग पलायन करके भागे हैं या नहीं भागे, अब तक भागे हुए हैं, दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, राजस्थान के अंदर टेंटों में रह रहे हैं। तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो उस भीड़ को, उस अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, सिटीजनशिप के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लेके आई, नागरिकता संशोधन विधेयक लेके आई। ये नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 के अंदर, जब नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार आई, तो 2016 के अंदर इसे लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया गया था। लेकिन 2019 में इसकी क्या कहते हैं, स्टैंडिंग कमेटी, वो पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसकी पूरी रिपोर्ट सौंपी। तब तक 2019 आ चुका था और 2019 में लोकसभा का
भंग हो चुका था। लोकसभा का जो वो समय था वो समाप्त हो चुका था और दूसरे आम चुनाव होने थे लोकसभा के, तो वो उसमें लैप्स हो गया, उसमें बिना कार्रवाई हुई वैसा का ऐसा पड़ा रह गया। 2019 में वापस बीजेपी सरकार आती है और बीजेपी सरकार पुनः इस मुद्दे को उठाती है, क्योंकि वो उनके मैनिफेस्टो के अंदर था, उनके चुनाव के घोषणा पत्र में था कि हम सीएए एनआरसी लेके आएंगे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। तो वो पुनः वापस प्रस्तुत करते हैं, पुनः इस मुद्दे को उठाते हैं और पेश करते हैं। अगेन अमित शाह मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स 2019 में वो बनते हैं। 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा के अंदर वो सीएए का बिल है, विधेयक है, उसको वापस प्रस्तुत करते हैं और बहुमत की सरकार होने के कारण सौभाग्य से उनको ये बिल पास हो जाता है। फिर 10 दिसंबर 2019 को ये बिल राज्यसभा से भी पारित हो जाता है और दोनों सभा से पारित होने के बाद कहां जाता है? राष्ट्रपति के बाद। राष्ट्रपति के द्वारा इस पर स्वीकृति देने के बाद ये कानून भारत में बन जाता है। तो ये इसका कुछ बेसिक बैकग्राउंड रहा है जिसे मैंने समझाने की कोशिश की है। अब हम कुछ जो 1955 वाला नागरिकता कानून है उसका कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लेंगे ताकि आगे आने वाली पूरी कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे आपको 2 चीजें ध्यान रखने योग्य है। भाई, राज्यसभा के अंदर बिल कब पास किया गया, लोकसभा से कब पास किया गया था आपको, क्योंकि ये 2016 के अंदर प्रस्तुत किया गया था। ऐसी स्थिति में आपको यह कंफ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए कि लोकसभा से इसको पारित किया गया था 2016, 2018, 2019, 2022। तो ऐसी स्थिति में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि अच्छा नरेंद्र मोदी जब प्रारंभ में आए थे तब उन्होंने वादा किया 2016 होगा। ये 2016 में प्रस्तुत किया गया था लेकिन 2019 में पास हुआ था। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि राज्यसभा और लोकसभा से कब पारित हुआ था और प्रथम दृष्टया इसको लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था। इसके साथ आपको ये पूरी संविधान के जो आर्टिकल हैं उसको भी इसके साथ पढ़ने की आवश्यकता है कि कानून बनाने के लिए जो पार्लियामेंट अधिकृत है किन किन विषयों पर केवल पार्लियामेंट का एक सदन बना सकता है, लोकसभा बना सकती है, किस मामले के अंदर दोनों सदन समान रूप से अधिकारिता रखते हैं, शक्ति रखते हैं, दोनों बनाने के लिए एंटाइटल्ड है, और किस मामले के अंदर राज्यों का भी विधानसभाएं होती है, विधान परिषद होती है, विधानमंडल होता है, उनका भी लिया जाता है। जो संघीय क्षेत्र के संघीय महत्व के जो मुद्दे होते हैं उसके ऊपर जो कानून बनता है उसमें जो राज्यों की विधान परिषदें होती है उनका भी रोल होता है, उनकी भी भूमिका होती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, जो है कि भाई नागरिक होता कौन है एक राष्ट्र का। सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसमें समय के साथ साथ क्या क्या डायमेंशन जुड़े, क्या क्या परिवर्तन हुए, इन सब का अध्ययन करने के बाद हम आते हैं भारतीय संविधान पे। वर्तमान में भारतीय संविधान के किन किन अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं उन प्रावधानों की हम चर्चा करते हैं। जो वर्तमान में है उसे हम मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है, उसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो आते हैं वर्तमान में हमारे संविधान में नागरिकता से संबंधित क्या क्या प्रोविजन है, उन प्रोविजनों पे एक दृष्टि डाल रहे थे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारा संविधान है उसके अंदर नागरिकता से रिलेटेड जो भाग है वो भाग 2 है। संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11, अर्थात जैसे कोई रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उसमें सेक्शंस होते हैं, धाराएं होती है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन की जो धाराएं हैं उसे अनुच्छेद बोला जाता है और अंग्रेजी में आर्टिकल बोला जाता है। इसके अंदर समय के साथ इन आर्टिकल्स में परिवर्तन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक संविधान के भाग 2 में भारत में नागरिकता का प्रावधान किया गया है कि कौन नागरिक होंगे कौन नहीं। मोटा मोटा अगर हम समझना चाहें, पॉलिटिकल थिंकर्स की जो डेफिनेशंस होती है वो बहुत ज्यादा टेक्निकल होती है, उसकी टर्मिनोलॉजी अलग होती है। आम आदमी के समझने के पर्पज से यदि हम सोचना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी आदमी
किसी भी भूखंड पे रहता है तो उस भूखंड पे रहने के नाते उस भूखंड के प्रति उसकी कुछ जवाबदेहिताएं बनती है, उत्तरदायित्व बनता है। इसके साथ साथ उसका उस पे अधिकार भी बनता है। तो किसी भी भूखंड पे रहने के कारण या किसी भी भूखंड का निवासी होने के कारण किसी भी व्यक्ति को कोई राइट मिलता है, कोई भी अधिकार मिलता है, या उसकी कोई ड्यूटी बनती है, या वहां के प्रति कोई ऑब्लिगेशन बाध्यताएं होती है, कुछ अनिवार्यताएं होती है, तो ऐसे व्यक्ति को हम नागरिक बोल सकते हैं। जैसे मैं अपने मकान में रहता हूं तो मेरे मकान के अंदर मुझे कहीं पर भी खाने पीने, बैठने, गाना सुनने, नाचने, नहाने का अधिकार है। लेकिन इस अधिकार के साथ साथ मेरी जिम्मेदारियां भी हैं कि भी मेरे मकान के अंदर नल का बिल है, पानी का बिल आता है, मकान की साफ सफाई है, उसका मेंटेनेंस है। तो ये क्या है? ये सब चीजें क्या है मेरी? ये सब चीजें मेरी ड्यूटीज हैं। और मकान का टैक्स जमा करवाना, बिजली का बिल जमा करवाना, पानी का बिल जमा करवाना मेरी लीगल ऑब्लिगेशन है। उसी तरह भारत खंड की सीमा के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की भारतवर्ष के प्रति कोई ना कोई ड्यूटीज होती है, कोई ना कोई ऑब्लिगेशंस होती है और उसके अधिकार भी होते हैं। भारतवर्ष में रहने वाला कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति वहां पे वोट डालने का अधिकार रखता है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखता है। उसी तरह भारत की सेवा करने का भी उसका ऑब्लिगेशन है। तो मोटा मोटा आपको ये समझना है कि अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी रहता है, किसी भूखंड पे रहता है, तो उस भूखंड के प्रति उसकी ड्यूटीज बनती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और उसके अधिकार बनते हैं, और ऐसे अधिकारों को वो क्लेम कर सकता है, तो वो वहां का नागरिक है। तो नागरिकता का ये प्रावधान अपने संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में दिए गए। अब ये अनुच्छेद और ये प्रावधान जब अपने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर हुए थे 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। इसके अलावा ये क्या है? संघ सूची का विषय है। इस पे कानून कौन बनाता है? संघ सूची के ऊपर केंद्र बनाता है। और केंद्र की कौन सी संस्था है विधायिका जो कानून बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए, अधिनियम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, अधिकृत है? तो संसद को हमारे संविधान ने केंद्र के लिए कानून बनाने के लिए वो केंद्रीय विधायिका है। तो संविधान ने केंद्रीय विधायिका के रूप में पार्लियामेंट अर्थात संसद को अधिकृत किया है, उसे प्राधिकृत किया है कि पूरे भारतवर्ष में नागरिकता से रिलेटेड, नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रकार का कानून बनाने, किसी भी प्रकार का नियम बनाने, किसी भी प्रकार का नियम को समाप्त करने, किसी भी प्रकार के नियम में कोई भी परिवर्तन करने की अधिकारिता, एक्सक्लूसिव अधिकारिता, अनन्य अधिकारिता संसद आपके पास है। तो ये तो हो गई संविधान के प्रावधानों की बात। अब हम चर्चा कर लेते हैं उन सिद्धांतों की जिसके आधार पे किसी भी व्यक्ति को किसी भी राष्ट्र का नागरिक माना जाता है या नहीं माना जाता। तो इसमें बेसिकली 2 तरह के सिद्धांत है नागरिकता के। उस 2 सिद्धांतों के आधार पे आपको नागरिकता दी जाती है, ली जाती है, मानी जाती है, नहीं मानी जाती है। तो वो उसमें पहला सिद्धांत जो है वो है जन्मभूमि से रिलेटेड। जैसे मैं इंडिया में पैदा हो गया तो मैं इंडिया का नागरिक हो गया। रॉबर्ट इंग्लैंड में पैदा हो गया तो वो इंग्लैंड का नागरिक हो गया। कोई बांग्लादेश में पैदा हुआ, बांग्लादेश का नागरिक हो गया। मतलब जिसका जहां जन्म हो गया वो उसकी जन्मभूमि हो गई, तो उसे वहां की नागरिकता स्वतः ही मिल जाती है, ऑटोमेटिक ही मिल जाती है। दूसरा होता है रक्त संबंध के आधार पे, जो नस्लीय होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति इजराइल का, जैसे अपन बोल सकते हैं इजराइल के अंदर ये नियम है कि कोई भी व्यक्ति यहूदी है और वो पूरी विश्व में कहीं पे भी पैदा होता है, कोई सा भी देश हो, बोले इजराइल होना जरूरी नहीं, वो इजराइल से बाहर भी है, यदि किसी भी देश के अंदर पैदा होता है तो ऐसी स्थिति में उसे इजराइल की नागरिकता ऑटोमेटिकली मिल जाती है। उसे इजराइल में आवेदन नहीं करना पड़ता, अपील नहीं करनी पड़ती कि मुझे इजराइल की नागरिकता दीजिए क्योंकि मैं भी यहूदी हूं, क्या मैं यहूदी हूं, इजराइल की नागरिकता चाहता हूं। तो यहूदी होने के कारण, अपनी धार्मिक आस्थाओं के कारण, मान्यताओं के कारण उसे किसी देश की, किसी भूखंड विशेष की, किसी सीमा विशेष की नागरिकता स्वतः ही मिल जाती है, ऑटोमेटिक ही मिल जाती है। तो उसे रक्त संबंध की अपन बोलेंगे कि नागरिकता मिली। लेकिन इसमें क्या है, भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का मूल ढांचा है भारत का कि भारत सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है। ऐसी स्थिति में यदि
ये नस्ल वाला हम मान ले, रक्त संबंध वाला, तो ये क्या है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है और भारत सेकुलर राष्ट्र है, इसलिए हमारे देश के अंदर ये वाला सिद्धांत को फॉलो नहीं किया। इसके साथ ही जो ये रक्त संबंध वाला सिद्धांत है, इसको मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी थी 1928 में, तो उन्होंने भी इस रक्त संबंध वाले सिद्धांत को खारिज कर दिया और मना कर दिया कि हम इस प्रकार का नस्लीय भेदभाव को बढ़ाने देने वाली किसी भी प्रकार की सिद्धांत को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि भाई विभिन्न प्रकार के जो अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों के अंदर नागरिकता से रिलेटेड क्या क्या प्रावधान दिए गए। तो अब हम समझ लेते हैं संविधान के वो अनुच्छेद जो नागरिकता के प्रावधानों से रिलेटेड है। आपको ये तो मालूम ही है कि संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के विभिन्न प्रावधानों का वर्णन किया। तो अब हम उन 5 से लेकर 11 तक के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों के बारे में आपको एक मोटा मोटा आइडिया बता देते। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 5 के बारे में। अनुच्छेद 5 क्या प्रावधान करता है कि यदि कोई भारत में जन्मे व्यक्ति के बारे में बताता है कि भारत में अगर कोई व्यक्ति जन्म लिया है तो वो किस प्रकार से नागरिक होगा, तो वो बताता है कि भारत में जन्मा हो या भारत में रहता हो और पैदा कहीं और हुआ हो, या यहाँ पे 2 कंडीशन है। अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो या पैदा कहीं पे और हुआ हो, यदि जन्म कहीं और हुआ हो लेकिन भारत में रहता हो, और इस तरह का व्यक्ति उसके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो। समझ पा रहे हैं आप क्या कहने का यहाँ पे अभिप्राय है कि या तो आप भारत में पैदा हो गए हो या तो आप भारत में पैदा हुए हो, और भारत में अगर पैदा नहीं हुए हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, आप बाहर पैदा हुए हो लेकिन इंडिया में आके रहना चालू हो गए। जैसे मेरे माता पिता यूएसए के अंदर थे, नहीं मतलब मेरी पैदाइश यूएसए की है, यानी मेरा जन्म अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंदर हुआ है, लेकिन मेरे माता पिता दोनों ही भारत के हैं, या भारत में से या तो मेरी माँ भारत से है या मेरे पिताजी भारत से हैं, और मेरा जन्म अमेरिका के अंदर हो गया है। लेकिन अब मैं वापस इंडिया आ गया हूं और इंडिया में आके मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना चालू कर दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो ये कंडीशन लग जाएगी और मेरे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसके साथ एक और कंडीशन है, संविधान लागू होने से ठीक 5 साल पहले भारत में रहते हो तो ऐसे व्यक्ति भी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनुच्छेद 6 देखते हैं। अनुच्छेद 6 किसके बारे में बताता है कि भी पाकिस्तानी को नागरिकता कैसे मिलेगी, उसके बारे में बात करता है। पाकिस्तान की नागरिकता हमारे क्या कहते हैं, हमेशा से साथ लगी हुई है, कानून से लेके संस्कृति से लेके हर चीज में पाकिस्तान हमारे साथ लगा हुआ ही है। तो पाकिस्तानियों को नागरिकता किस प्रकार मिलेगी, ये हमारे संविधान के अंदर ही लिखा हुआ है। समझ पा रहे हैं ना आप, कितनी दूरदृष्टि थी हमारे संविधान निर्माताओं में कि भी ये बाद में जाके समस्या क्रिएट करेंगे तो इनको किस प्रकार से नागरिकता देनी है, इनका क्या प्रावधान रखना है, इनको कैसे रेगुलराइज करना है, इसकी उन्होंने पहले ही बता दिया। तो पाकिस्तानी कोई भी जैसे 19 जुलाई 1949 से पहले यहाँ पे आ गया और उसके माता पिता दादा दादी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, जैसे मेरे माता पिता या मेरे दादा दादी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और मैं पाकिस्तान में चला गया, लाहौर में रहता हूं, और अब मैं 19 जुलाई 1949 से पहले भारत में आ जाता हूं, तो भले ही उस वक्त मैं पाकिस्तान में रह रहा था 19 जुलाई 1949 से पहले, लेकिन मेरे माता पिता लखनऊ के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और 19 जुलाई 1949 से पहले मैं इंडिया के अंदर दाखिल हो जाता हूं तो मैं यहाँ का नागरिक हो जाऊंगा। लेकिन 19 जुलाई 1949 के बाद यदि मैं आता हूं, भले ही मेरे माता पिता इंडिया के रहने वाले हो, तो ऐसी स्थिति में मेरे को पंजीकरण करवाना पड़ेगा। अब ये पंजीकरण क्या होता है उसके बारे में भी आएंगे धीरे धीरे। अनुच्छेद 7 है, 1 मार्च 1949 के बाद यदि कोई भी आदमी 1 मार्च 1949 के बाद पाकिस्तान चला गया, लेकिन वहां पे जाने के बाद उसको समझ में आया कि ये तो हमने घाटे का सौदा कर लिया है, यहाँ पे आके यहाँ पे जिस तरह की हमें सपने दिखाए गए थे,
वो उस तरह का मामला यहाँ पे है नहीं, और उसको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाता है कि भाई इंडिया में ठीक था, तो वो भी वापस आता है ऐसे भूले भटके हुए आदमी, और यहाँ पे आने के बाद वो शांति से रहते हैं। तो ऐसे शांति दूतों के लिए ये व्यवस्था है कि भी 1 मार्च 1949 के बाद आप पाकिस्तान तो चले गए, लेकिन वहां जाके तो अब हम बात करते हैं नागरिकता के अर्जन करने की या समाप्त होने की। भाई हम नागरिकता यदि किसी भी देश की, विशेषतः भारत की, यदि अर्जित करना चाहते हैं या समाप्त करना चाहते हैं तो वो क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं, क्या क्या आधार हो सकते हैं जिसपे हमें भारतवर्ष की नागरिकता मिल सकती है या हमें भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नागरिकता का जो अर्जन का जो आधार है वो है अर्जन, यानी 26 जनवरी 1949 या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले अगर कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलेगी। समझ पा रहे हो ना? 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में कोई व्यक्ति पैदा हुआ हो तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलेगी। दूसरा क्या है? दूसरा है वंशानुगत, यानी अगर कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ हो उसे भारत का नागरिक मानेंगे। और कैसी स्थिति में मानेंगे? यदि उसके पिता का जन्म भारत में हुआ हो, मतलब 26 जनवरी 1950 या उसके बाद अगर कोई आदमी पैदा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन इसमें कंडीशन यह है कि उसके पिता का जन्म भारत में हुआ होना चाहिए। किसी व्यक्ति को नागरिकता तब मिलेगी जब 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद देश के बाहर बच्चे के जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक। समझ पा रहे हैं वंशानुगत का मामला। अब तीसरा आता है पंजीकरण का। कोई भी व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करता है और वो 7 साल से भारत में रह रहा है तो ऐसा व्यक्ति पंजीकरण के द्वारा नागरिकता ले सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से शादी कर ली है और भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करने के लिए आवेदन कर दिया हो और 7 साल से वो भारत में रह रहा हो तो ऐसी स्थिति में पंजीकरण के द्वारा वो अप्लाई कर सकता है। अब आता है देशीयकरण, जिसको हम बोलते हैं नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन के द्वारा भी आप या देशीयकरण के द्वारा भी आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी कंडीशन है कि 12 साल तक भारत का सामान्य निवासी होना और जो अपना नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची है उसके अंदर जो कंडीशंस दी है उन कंडीशन को आपको फुलफिल करना होता है। और दूसरा है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए दूसरे देश की नागरिकता त्याग दी जाती है, लेकिन ऐसे देशों का नहीं होना चाहिए जिसमें नेचुरलाइजेशन के माध्यम से भारतीय नागरिकों को नागरिकता प्रदान नहीं कर। इसके साथ अच्छे चरित्र वाला होना चाहिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी एक भाषा का उसे ज्ञान होना चाहिए तो ऐसा व्यक्ति नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस से भारत का नागरिक बन सकता है। इसके अलावा है कि संसद या भारत सरकार युद्ध से, जनमत संग्रह से या किसी भी अन्य तरीके से भारत को छोड़ के किसी दूसरे क्षेत्र के ऊपर कब्जा कर लेता है और उसको अपने भारत में समाहित कर लेता है, भारत में विलय कर लेता है तो ऐसी स्थिति के अंदर एक संप्रभु राष्ट्र होने के खातिर उसके पास ये अधिकारिता है कि वो किसी भी राष्ट्र का, किसी भी क्षेत्र का अपने अंदर विलय कर ले। और अगर ऐसा विलय हो जाता है, जैसे भारत में ये बहुत बोलते हैं कि पाकिस्तान को भारत में मिला लो, अगर आज भारत सरकार पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कर देती है और पाकिस्तान को हरा देती है युद्ध के अंदर, तो ऐसी स्थिति के अंदर पूरे पाकिस्तान का विलय भारत में हो जाएगा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के सभी निवासी स्वतः ही ऑटोमेटिक ही भारत के नागरिक बन जाएंगे। उन्हें नागरिकता के लिए अलग से नेचुरलाइजेशन की, रजिस्ट्रेशन की, जन्म के आधार पे और वंशानुगत आधार पे या किसी भी प्रकार का कोई आवेदन नहीं करना पड़ेगा।
कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना पड़ेगा, कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो ये तो हो गए नागरिकता प्राप्त करने से रिलेटेड मामले। लेकिन सरकार चाहे, संविधान चाहे तो नागरिकता को समाप्त भी किया जा सकता है। तो नागरिकता को समाप्त करने के लिए क्या क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रहेंगे या क्या क्या फंडामेंटल बेसिक्स रहेंगे, जिसके थीम के ऊपर सरकार कोई भी निर्णय बना के ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन बना सकती है कि भाई वो आपको नागरिकता समाप्त कर दें। तो नागरिकता की निरसन या रिपील करने के लिए 3 तरीके बताए हैं, 3 कंडीशन बताई है। त्याग का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ले तो ऐसी स्थिति के अंदर वो खुद त्याग कर सकता है। जैसे मैंने यूएसए की सिटीजनशिप ले ली या रूस की सिटीजनशिप ले ली, तो ऐसी स्थिति में मैं खुद भारत की नागरिकता को त्याग दूंगा और इसके बाद मैं वहां का नागरिक बन जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में मुझसे आगे आने वाली पीढ़ी, मेरे बच्चे, मेरे नाती पोते जितने भी होंगे वो यूएसए के नागरिक काउंट किए जाएंगे, इंडियन सिटीजनशिप के अंदर नहीं आएंगे। तो इसे तो बोलते हैं त्याग के द्वारा नागरिकता की समाप्ति। दूसरा, मैंने यूएसए की सिटीजनशिप ले ली या मैंने पाकिस्तान की सिटीजनशिप ले ली, तो अब मैं भारत का नागरिक तो रहा नहीं, लेकिन मैंने त्याग भी नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या देखेगी कि भाई इसको किसकी नागरिकता समाप्त कर दो। तो ऐसी स्थिति में सरकार खुद भी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। अगला वाला है वंचना के, अगर पंजीकरण की करवाया है या देशीयकरण से आपने नागरिकता प्राप्त की है, कि भाई किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन के थ्रू या नेचुरलाइजेशन के थ्रू मतलब सिटीजनशिप को एक्वायर की है, तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास ये मतलब राइट रिजर्व होता है कि अगर आप में कुछ कमियां पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में सरकार आपकी जो सिटीजनशिप है उससे आपको डिप्राइव कर सकती है, आपकी सिटीजनशिप को कैंसिल कर सकती है, रिपील कर सकती है। अब चलते हैं हम आगे के मुद्दे पे, जहां पर हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के और मुद्दे। समग्र रूप से नागरिकता की अवधारणा को समझने से पहले, नागरिकता के कंसेप्ट को क्लियरली समझने से पहले हमें इसके फंडामेंटल्स, इसके बेसिक्स क्लियर कर लेने चाहिए। ऐसा ही एक छोटा सा कंसेप्ट है अवैध प्रवासी। तो हम बोलते हैं अवैध प्रवासी, शरणार्थी, घुसपैठिए, तो ये सुनने में काफी समानार्थी लगते हैं, पर्यायवाची लगते हैं, लेकिन टेक्निकली दे आर डिफरेंट। एंड एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स, वी मस्ट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अमंग दिस टर्मिनोलॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद इलीगल माइग्रेंट्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवैध प्रवासी। अवैध प्रवासी पकड़े गए। टीवी न्यूज चैनल पे, अखबारों के अंदर इस तरह की न्यूज चलती ही रहती है। तो समझ लेते हैं अवैध प्रवासी कौन होते हैं। ए पर्सन विदाउट वैलिड ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट, दैट इज टू से इफ ए पर्सन इज रिसाइडिंग इनसाइड इंडिया विदाउट कैरिंग वैलिड डॉक्यूमेंट, दैट इज वीजा, दैट इज सैंक्शन परमिशन, दैट इज ट्रैवलिंग वीजा, दैट इज पासपोर्ट और आइडेंटिटी प्रूफ, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज इलीगल माइग्रेंट। मतलब अगर कोई भी आदमी भारत में घूम रहा है किसके बिना, अपने वैध लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है उसके पास ट्रेवलिंग करने के, अमेरिका से यहाँ आया है, यूएसए से आया है, रशिया से आया है, लेकिन उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है भारत में घूमने फिरने, खाने पीने के, तो ऐसी स्थिति में उसको अवैध प्रवासी बोलेंगे। इसके साथ ही जैसे 6 महीने का परमिट मिला मेरे को और मैं भारत में 2 साल से रह रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो इलीगल माना जाएगा, इलीगल प्रवासी माना जाएगा। और इलीगल प्रवासियों को बहुत बढ़िया अपने यहाँ पे समस्या का समाधान है, क्या है, बहुत ही अच्छा इलाज है। फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट संसद द्वारा पारित किए गए हैं। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो इलीगल माइग्रेंट होता है उसको जेल में डाल सकते हैं या वापस डिपोर्टेशन कर सकते हैं, उसको हवाई जहाज में डाल के वापस उसके देश के अंदर भेज सकते हैं, भिजवा सकते हैं या अपने यहाँ पे जेल में डाल सकते हैं। तो जनरली दूसरे नागरिकों को अपनी जो सरकारें हैं जेल में डालती नहीं है, क्योंकि अपने भारत में वैसे ही जेलों के अंदर ओवर क्राउडेड भरी हुई है, तो सरकार के ऊपर भी बजट का मामला बढ़ता है
और दूसरे नागरिकों को जेल में बंदी रख के, ये कुछ प्रोडक्टिव तो होते नहीं, जेल के अंदर बैठ के खाना खाएंगे फालतू से। और यहाँ पे लीगल मतलब जो लोकल आदमी होंगे उनके साथ अपनी गठजोड़ बना के और संगठित अपराध है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, उसको बढ़ाएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर इसको वापस भेज देते हैं। जैसे भारत से कितने ही आदमी कनाडा जाते हैं, या ब्राजील से कितने आदमी यूएसए जाते हैं। तो भारत में तो जैसे अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, क्या कहते हैं, यहाँ पे फेंसिंग होती है, इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है, तो बहुत सारे ऐसे सेफ्टी मेजरमेंट्स होते हैं। लेकिन जब वहाँ पे डेवलप कंट्री है तो वहाँ पे कुछ होता नहीं। यहाँ से आदमी जाते हैं अपने पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार से जब आदमी किसी भी विकसित राष्ट्र में चला जाता है, कनाडा चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपना लीगल डॉक्यूमेंट फाड़ देते हैं, पासपोर्ट फाड़ देते हैं, वीजा फाड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में वो 6 महीने के लिए गए, 2 साल तक वहां रुक गए। फिर पुलिस को मालूम पड़ा, पुलिस उन्हें उठा के ले गई। आवाज इंग्लिश वो इतना जानते हैं नहीं, जो मजदूर टाइप के आदमी होते हैं, उनको हिंदी वाले के सामने बैठा के इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। पता चला कि 6 महीने का था और यहाँ पे 6 साल से रह रहा है। 6 महीने के लिए आया था, 6 साल से है, तो ये बियॉन्ड परमिटेड टाइम लिमिट के रह रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अब सरकार क्या कहते हैं, उनको जेल में डालती है। लेकिन फिर उनको पहले सोचती है कि इसको जेल में डालेंगे तो अपने यहाँ करेगा क्या, इसको तो भेजो। तो अब भेजो कहाँ, अब उसके पास पासपोर्ट मांगते हैं, वीजा मांगते हैं, उसको पूछते हैं किस देश का, तो वो तो आगे होके बताता नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब सरकार उसको भेजे तो भेजे कहाँ, कि उसके जो उसने डॉक्यूमेंट थे वो फाड़ दिए। अब उसको इंडिया भेजे तो इंडिया वाले उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं, चाइना में भेजेंगे तो चाइना वाले एक्सेप्ट करेंगे नहीं कि हमारा नागरिक ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में उनको वहां पे जेल के अंदर डाल देती है। जेल के अंदर आते हैं मानवाधिकार वाले कार्यकर्ता की बकरियों की तरह भरे हुए, भेड़ों की तरह भरे हुए हैं अंदर, और ये कुछ काम धंधा भी नहीं कर रहे, तो इनको निकालो बाहर निकालो। तो वो बाहर निकल के वापस क्या कहते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो काम होते हैं, जैसे प्लम्बर है या छोटे मोटे मजदूरी के काम है, वो करने लगते हैं। तो आज कनाडा में इलीगल माइग्रेशन के कारण बहुत बड़ी समस्या आज फेस कर रहे हैं। तो ऐसी समस्या नहीं हो, उसके लिए ये हमारे यहाँ फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट लाया गया। तो नागरिकता का पूरा मामला समझने से पहले यह समझना बहुत जरूरी था, अवैध प्रवासी होता क्या है। तो अब चलते हैं हम आज के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, वो है सीएए। अब हम चर्चा करेंगे सीएए के मुख्य प्रावधान क्या है, और फिर हम समझेंगे उससे जुड़े हुए इश्यू या उससे जुड़े हुए विवाद क्या है, उसके पक्ष और विपक्ष में क्या क्या तर्क है। तो अब तक हम आपको बता रहे थे संविधान के वर्तमान के प्रावधान जो अभी तक संविधान के अंदर थे और आपके एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से आपके लिए बहुत ज्यादा थे उपयोगी। अब हम बात करेंगे वर्तमान के मुद्दे की, सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के करंट के अंदर क्या क्या डायमेंशन हो रहे हैं, क्या क्या उसमें परिवर्तन हो रहे हैं, क्या क्या उसके बारे में सूचना है। अभी तक सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के जो उसका बेयर एक्ट है वो फ्रेम सही तरीके से हुआ नहीं है, पब्लिक डोमेन में आया नहीं है। जैसे ही वो पब्लिक डोमेन में आएगा, उसकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, उसके फैक्चुअल रूल्स है वो आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे। और अगर आपकी रिक्वेस्ट रही तो नागरिकता पर इससे भी और ज्यादा एक सोफिस्टिकेटेड वीडियो आपके सामने लाया जाएगा। तो अभी जो न्यूज के अंदर चल रहा है वो छोटा सा आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये सीए अमेंडमेंट एक्ट जो अपना सिटीजनशिप एक्ट है 1955 उसको संशोधित करने के लिए लेके आया। ये इस 1955 वाले जो नियम है उसको संशोधित करके हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है और क्रिश्चियन है, जो ये समुदाय से बिलोंग रखते हैं या नॉन मुस्लिम समुदाय से बिलोंग रखने वाले ये ग्रुप के लोग यदि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से इंडिया के अंदर आते हैं तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। लेकिन उनको ये सिद्ध करना होगा कि वो अपने देश के अंदर रिलीजियस प्रोसिक्यूशन या कम्युनल वायलेंस, जातीय हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा का शिकार हुए हैं। अब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस के माध्यम से इन नॉन मुस्लिम के जो ये ग्रुप है उनको नागरिकता देने की बात करता है। तो नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस या देशीकरण की जो प्रोसेस पहले थी 11 साल का उसमें टाइम पीरियड था, उसको अब घटा के सरकार ने 5 साल कर दिया है कि अगर आप 5 साल भी भारत में रहे हैं तो नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस से या देशीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसके अंदर सरकार ने एक डेट भी फिक्स की है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले यदि कोई भी
नॉन मुस्लिम हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या क्रिश्चियन हो, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत के अंदर प्रवेश कर गया हो 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एक्सेप्शन कि ये कहाँ पे लागू नहीं होगा। तो कार्बी आंगलोंग जो कि असम के अंदर पड़ता है, वहां पे ट्राइबल एरिया है, सरकार ने वहां की जो सांस्कृतिक अस्मिता की सुरक्षा के लिए वहां नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर भारत के अंदर अलग से प्रावधान किया है। तो उनकी शुचिता और उनकी सांस्कृतिक अस्मिता को बनाए रखने के लिए वहां पे ये अभी लागू नहीं किया जाएगा, या मतलब वो इस कारण से विरोध कर रहे हैं कि भी हमारी सांस्कृतिक अस्मिता नष्ट हो जाएगी, खतरे में है। तो जैसे कार्बी आंगलोंग इन असम और गारो हिल्स इन मेघालय, और जो अपना मिजोरम है उसका चकमा डिस्ट्रिक्ट, और त्रिपुरा का जो ट्राइबल एरिया है वहां पे मतलब ये सिटीजनशिप का, ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का बहुत विरोध हो रहा है। इसके अलावा जो अपनी बंगाल का जो इनर लाइन परमिट है, इनर लाइन परमिट एरिया अंडर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, तो वहां पर भी ये लागू होगा नहीं। अब दूसरा कि ये मुस्लिमों के अगेंस्ट में है। अब ये इसका मोटा मोटा करंट रहा है। अब हम देखते हैं इसके प्रोज और कॉन्स क्या क्या है, इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में क्या क्या रहता है। सबसे पहला तो ये बताते हैं कि ये मतलब भारत के जो सेक्युलर ढांचा है उसके विरोध करता है, और ये मुसलमानों के विरुद्ध में है। ये मतलब रिलीजियस बेस पे किसी को सिटीजनशिप देना भारत के संविधान के जो धर्मनिरपेक्षता है उसका उल्लंघन करता है। इसके साथ जो उदारता है, समता है और न्याय का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है। इसके अलावा ये जैसे सिया है या बलूचिस्तानी है या पाकिस्तान के जो हजारा है, अहमदिया है, मतलब अफगानिस्तान के हजारा कम्युनिटी है, और पाकिस्तान की जैसे बलूच है, अहमदिया है, तो उनकी वहां पे दलितों जैसी स्थिति है जैसे भारत में है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी भारत में इस सीए के द्वारा नागरिकता देने का कोई प्रावधान नहीं है, तो इसको बताते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी है। इसके अलावा ये म्यांमार है, श्रीलंका से आए हुए रोहिंग्या है, तो उनके विषय में भी कोई बात नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में ये बताते हैं कि भाई ये विरोध में है। तो इस आधार पे बताते हैं कि ये भाई एंटी मुस्लिम है, मुस्लिमों का विरोध के अंदर है। दूसरा इस पे बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, जो कि है राइट टू इक्वालिटी, लेकिन सरकार बोल रही है कि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि नॉर्थ ईस्ट वालों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। नॉर्थ ईस्ट वालों को प्रॉब्लम ये हो रही है कि इलीगल बांग्लादेशी वहां पे घुस गए हैं, तो अब उनको क्या है, डेमोग्राफिक चेंजेज हो रहा है वहां पे, तो उनको बड़ी समस्या हो रही, क्योंकि वो उनकी आजीविका की जो मतलब अपॉर्चुनिटी है उनको खा रहे हैं, और जो वहां का जो लोकल कल्चर है उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि राजीव गांधी की जो सरकार थी उस समय के अंदर, और जो असम का स्टूडेंट यूनियन जिसे हम आसू बोलते हैं, उसके बीच में एक पैक्ट हुआ था या एक समझौता हुआ था, जिसके अनुसार 24 मार्च 1971 के बाद यदि कोई भी वहां पे जाएगा तो उसको उसकी नागरिकता नहीं दी जाएगी। लेकिन सरकार क्या कर रही है, अब सरकार ये कर रही है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के दौरान कि भाई 31 दिसंबर 2014 के बाद अगर कोई व्यक्ति वहां पे आएगा तो फिर उसको नागरिकता नहीं, उसके बाद आने वाले को, मतलब उसके पहले जो आ गया उसको सबको नागरिकता, उसके बाद वाले को नहीं। तो यह बहुत बड़ी नॉर्थ ईस्ट के लिए एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी पोज कर रहा है। वहां की जो लैंड है, रिसोर्सेज है, लोकल रिसोर्सेज है, उनके ऊपर दबाव बन रहा है, वहां की जॉब के ऊपर दबाव बन रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट वाले मेनली अपनी कल्चर, अपनी रोजगार और अपनी इंडिजिनस जो समस्या है या अपने लोकल समस्याओं के कारण इसे सीएए का विरोध कर रहे हैं कि इसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में लागू नहीं किया जाए। अब दूसरा जैसे ज्यूज है, तो ज्यूज भी है हमारे यहाँ पे, बहुत सारे यहूदी हैं, बहुत सारे मतलब नास्तिक लोग हैं, तो उसके बारे में कुछ बोलते हैं नहीं कि भी सीए के अंदर कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को ही इसके अंदर क्यों है, सीए के अंदर काउंट किया गया। नेपाल भी है, भूटान भी है, म्यांमार भी है। जैसे भूटान के अंदर वज्रयान संप्रदाय जो बौद्धिज्म का है उसको डोमिनेंट है, और जो वहां पे छोटे जो मतलब माइनर ग्रुप है बुद्धिज्म को मानने वाले, उनके ऊपर अत्याचार होता है, या नॉन बुद्धिस्ट ग्रुप है उनके ऊपर अत्याचार होता है। इसके बावजूद भी भूटान को इसके अंदर सीए के अंदर काउंट नहीं किया। यह भी सरकार के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। वहां पे वज्रयान वर्सेज
नॉन बुद्धिज्म का भूटान के अंदर बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा कोई भी जैसे रोहिंग्या है भाई, जैसे बांग्लादेश या म्यांमार से कोई रोहिंग्या भी आया, हिंदू भी आया, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, कोई रोहिंग्या अगर भारत के अंदर आ गया और वो मुस्लिम है तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, और अगर कोई हिंदू बांग्लादेशी आ गया तो वो बोली इकोनॉमिक माइग्रेंट भी हो तो भी उसको क्या मिलेगा, सिटीजनशिप मिल जाएगा। इसी तरह तमिल है, कोई जाफना से स्केप होके आया है और वो श्रीलंका की एट्रोसिटी से बच के आया है तो वो इलीगल माइग्रेंट हो जाएगा और दूसरा लीगल माइग्रेंट हो जाएगा। तो इस तरह की भी समस्या है, लेकिन सरकार ये बोल रही है कि भी ये सब समस्याएं हैं, आपकी भ्रांतियां हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ अलग अलग हो सकता है, उसी तरह जो नागरिकता का जो कानून है वो भी हिंदुओं के लिए अलग हो सकता है, मुस्लिमों के लिए अलग हो सकता है। जिस प्रकार हिंदू मैरिज एक्ट हिंदुओं के लिए हो सकता है, मुस्लिम मैरिज एक्ट मुस्लिमों के लिए हो सकता है, हिंदू ट्रस्ट एक्ट हिंदुओं के जो मंदिर के लिए हो सकता है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड मुस्लिमों की संस्था के लिए हो सकता है, वैसे ही जो सीए है वो हिंदुओं के लिए अलग हो सकता है, मुस्लिमों के लिए अलग हो सकता है, आवश्यकता पड़ी तो मुस्लिमों के लिए भी बनाया जाएगा। तो उस बेसिस पे बनाया गया है, तो इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोई भी आवश्यकता है नहीं, ठीक है। और दूसरा है कि भारत की सरकार ने ये स्टेटमेंट इश्यू किया कि भी ये रोहिंग्याओं के या मुस्लिमों के खिलाफ नहीं, अगर रोहिंग्या भी चाहे या अहमदिया चाहे तो नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस उनको ऑटोमेटिक जैसे 5-6 कंडीशन है उसको फुलफिल करने से नहीं मिलेगी, उनको थोड़ा अलग मतलब उसका रूट रहेगा, उनका मुस्लिमों का रूट रहेगा नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से। अगर कोई भी रोहिंग्या मुस्लिम या कोई भी अहमदिया मुस्लिम इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहे तो उसे नेचुरलाइजेशन के रूट से अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब शिया मुस्लिम है तो शिया मुस्लिम भी भारत वहां पे सुन्नी जहाँ पे डोमिनेंट है वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उनको भी सरकार अपनी जो प्रोसेस है नागरिकता देने की वैधानिक रूप से उसको देख के उनकी कंडीशन को ध्यान में रख के देने के लिए तैयार है। लेकिन शर्त यही है कि आने वाला घुसपैठिया नहीं होना चाहिए, शरणार्थी होना चाहिए। और घुसपैठी और शरणार्थी में बहुत बड़ा अंतर होता है। घुसपैठिए आते हैं तो वो चोरी के ऊपर सीना चोरी करते हैं, और शरणार्थी आते हैं तो वो दाता के या विनम्रता के भाव में होते हैं, वो एहसानमंदी वाले भाव में होते हैं। तो मोदी सरकार इस मूड में है कि अगर कोई भी व्यक्ति शरणार्थी बन के आएगा तो हम किसी न किसी तरीके से, भले ऑटोमेटिक तरीके से दें, नेचुरलाइजेशन से दें, उसको पंजीकरण से दें, किसी न किसी तरीके से हम नागरिकता देके मानवाधिकारों की सुरक्षा करेंगे और उनकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति चोरी करेगा, सीना चोरी करेगा, इलीगल तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश करेगा, भारत की आंतरिक सुरक्षा, भारत की सिक्योरिटी को चैलेंज करने की कोशिश करेगा, तो ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पे कोई नागरिकता नहीं दी जाएगी। बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हर समय पे तैनात है। अब इसके साथ ही पाकिस्तान के मतलब बलूचों का बहुत मामला है। पाकिस्तान के बलूच भी क्या कहते हैं, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, भारत सरकार जिंदाबाद के नारे लगाते रहते हैं। वो भी ये चाहते हैं कि भी पाकिस्तान से हम स्वतंत्र हो जाएं या स्वतंत्र राष्ट्र बना ले या इंडिया के साथ मिल जाए। पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, वहां पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पर भी इंडिया जिंदाबाद के नारे लगते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर वहां का भी मामला है कि बलूचों की भी आप इंडिया की नागरिकता क्यों नहीं देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे सरकार का यह मानना है कि इंडिया के नागरिकों को या जो विरोध कर रहे हैं उनको ये समझने की जरूरत है कि बलूचिस्तान वाला मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही संवेदनशील है और यह पाकिस्तान का मतलब इंटरनल अफेयर है, उसका होम अफेयर है। उसमें डायरेक्टली इंटरवेंशन करना, उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो छवि है वो छवि खराब हो सकती है। ठीक है, तो जब तक उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई संस्था जैसे यूएनओ है या कोई भी इस तरह का भारत को कोई हिंट ना दे कि हमें अपनी तरफ से बलूचों के लिए कोई भी इस तरह का कदम उठाना चाहिए, तब तक हमें पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कोई अधिकार नहीं है। बाकी बलूचों के लिए भारत के द्वार हमेशा के लिए खुले हैं।
भारत के नागरिकों की सहानुभूति उनके साथ है और मानवाधिकारों के नाते, एक मानव होने के नाते हमारी उनको शुभकामनाएं हैं। उनसे हमारी जो सहायता बनेगी हम भारत की ओर से उन्हें देने के लिए तैयार है। इसका उदाहरण अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बावजूद, वहां की वैधानिक सत्ता को अपदस्थ करने के बावजूद भारत ने वहां पे बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया और भारत ने तालिबानी की और तालिबानी सरकार को उनकी व्यवस्था बनाने में, नागरिकों का कल्याण करने में, कल्याणकारी योजनाएं चलाने में, वेलफेयर स्कीम्स प्रोग्राम्स को लॉन्च करने में बहुत सारी सहायता दी, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट दिया और अफगानिस्तान इस चीज को लेके आज भारत का एहसानमंद है। लेकिन शियाओं के साथ ऐसा मामला नहीं, शियाओं के साथ हम इस तरह का नहीं कर सकते क्योंकि वो कंप्लीटली उनका इंटरनल अफेयर्स है। और दूसरा, पाकिस्तान का भी कोई नागरिक हो तो नागरिकता मतलब नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस से आप लीजिए ना, कौन मना कर रहा है? कोई भी मना नहीं कर रहा है। भाई सिंगर अदनान सामी था तो वो पाकिस्तानी था लेकिन उसने नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस से लिया है। तो अगेन बात वही आ सकती है, सरकार घुसपैठिया वर्सेस शरणार्थी के अंदर डिफ्रेंशिएट कर रही है कि अगर आप घुसपैठिया बन के आओगे तो आपको नहीं देंगे, शरणार्थी बन के आओगे तो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता हम निकालेंगे। और दूसरी ये कि नॉन मुस्लिमों का भी ये ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर भी क्या है, डायरेक्ट आपको नागरिकता हवा में नहीं मिल रही है, आपको भी क्या कहते हैं इसकी जो मतलब कंडीशंस होगी उनको फुलफिल करनी होगी और जो मतलब आपको उन कंडीशन को आप फुलफिल करेंगे तभी आपको भारत की नागरिकता प्रोवाइड करवाई जाएगी, अदरवाइज आपको नहीं करवाई जाएगी। अब इसके साथ भी जैसे कई बार ये, अब जैसे नॉन मुस्लिमों के कोई भी ग्रुप, जैसे पाकिस्तान में से कोई भी व्यक्ति आया, अब सरकार यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी नॉन हिंदू भी आया, नॉन हिंदू ग्रुप मतलब नॉन मुस्लिम ग्रुप का भी कोई आदमी आया तो सरकार उसका पहले पूरा कंडीशन देखेगी कि ये कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब होगा। क्योंकि अगर माना कि कोई एक्स नाम का आदमी है या पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गया, ठीक है, और यहाँ पे किसी आतंकवादी समूह ने इसकी बहन बेटियों को मतलब अपहरण कर रखा है और इसको बोला कि तू दिल्ली के अंदर जा और संसद के बाहर बम फोड़ दे, तो ऐसी स्थिति के अंदर अब इसकी मजबूरी हो जाएगी कि ये भले ही क्या कहते हैं भारत के प्रति या सांप्रदायिक रूप से कोई भी अपने मन में मनमुटाव न रखता हो, लेकिन इसकी बहन बेटियां, परिवार के माँ बाप, भाई बहन किसी आतंकवादी के पास अपहरण किए हुए हैं, तो वो उनकी जान बचाने के लिए इनके कहे मुताबिक यहाँ पे आएगा, अपने डॉक्यूमेंट देगा, सब वेरिफिकेशन करेगा और यहाँ पे जाके कर देगा। तो फिर क्या कहता है मीडिया के अंदर हल्ला हो जाएगा, अरे देखो देखो नॉन मुस्लिम का था लेकिन ये देखो जैन होके भी यहाँ पे बम फोड़ रहा है। भाई ये तो पाकिस्तानी है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, ये तो पाकिस्तानी है और यहाँ पे ये आके क्या कहते हैं बम फोड़ रहा है, भारत की संप्रभुता को नष्ट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर भले भारत से बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समुदाय का हो, उसका पूरा पूरा वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसकी कंडीशन भारत सरकार को अच्छे से समझनी चाहिए और यह कंडीशन आपकी बिल्कुल एकदम एक्यूरेट होने के बाद, उसको फिट होने के बाद ही आगे की नागरिकता के लिए उसको प्रोसीड करना चाहिए। लेकिन इस प्रकार की सिक्योरिटी चैलेंजेस तो हमेशा बने ही रहेंगे। अब देखते हैं आगे का मामला। तो हमने समझ लिया सीए का मामला, अब हम आगे का मामला देखते हैं। आगे का भी नहीं है, वो तो एक्चुअली बहुत पीछे का मामला है और पीछे का मामला इतना है कि नेहरू जी के टाइम का नेहरू लियाकत पैक्ट। ये क्या है, माइनॉरिटी से ही रिलेटेड है, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेहरू लियाकत पैक्ट जो कि भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो उस बंटवारे के वक्त जो माइनॉरिटी की सिक्योरिटी और उनके राइट थे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दिल्ली के अंदर 1950 में माननीय जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, और नेहरू साहब अपने इंडिया के वजीर आजम थे, तो उन दोनों ने मिलके माइनॉरिटी की सुरक्षा के लिए, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके हितों, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक नेहरू लियाकत पैक्ट नाम की संधि की थी। उस संधि के अनुसार रिफ्यूजीज यानी जो शरणार्थी हैं उनको अपनी जो प्रॉपर्टी पीछे छूट गई है उस प्रॉपर्टी तक वापस जाने का और रहने का अधिकार दिया है। दूसरा, उनकी कोई भी अगर महिलाओं को अगवा कर लिया गया है या उनकी प्रॉपर्टी को लूट लिया गया है तो उनको उनकी महिलाएं वापस दी जाएगी
और उनको अपनी प्रॉपर्टी वापस दी जाएगी। और अगर किसी भी व्यक्ति का जबरन कन्वर्जन कर दिया गया है, जबरन जबरदस्ती धर्मांतरण कर दिया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को ये छूट होगी कि भी वो अपने धर्म के अंदर वापस चला जाए। और माइनॉरिटी के जो रिजर्व मतलब अधिकार हैं, उन अधिकारों को सुरक्षित किया जाएगा। ठीक है, तो माइनॉरिटी के अधिकारों को सुरक्षित किया जाएगा। और किस तरह से सुरक्षित किया जाएगा? संवैधानिक स्तर पे सुरक्षित किया जाएगा। मतलब उनको, कम्युनिटी को किसी भी पब्लिक अफेयर्स के अंदर पार्टिसिपेट करने का, पॉलिटिकल पार्टी बनाने का, पॉलिटिकल ऑफिस या जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को होल्ड करने का, और अपना कोई भी फोर्स लगाने का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, चिकित्सा का, और पॉलिटिक्स में खड़े होने का, मतदान करने का, अपना ग्रुप बनाने का, अपने हितों का संगठन बनाने का, इस तरह का अधिकार उन्हें नेहरू लियाकत पैक्ट के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान दोनों की सरकारें प्रतिबद्ध हैं। लेकिन भारत में तो ये माइनॉरिटी के लिए बहुत सारे समय समय पे कानून बन रहे हैं, बनते रहेंगे। बहुत सारे जो ट्रस्ट हैं वो हैं, और बहुत सारी उनके लिए प्रोग्राम्स है, स्कीम्स है, पॉलिसीज है, समय समय पे सरकार बनाती रहती है, उन्हें रिवाइज भी करती रहती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी को तो छोड़ो, जो मुस्लिम माइनॉरिटी है, अहमदिया है या शिया लोग है, वही आपस में लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि वहां पे लियाकत पैक्ट का पाकिस्तान में कितना हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान से हमारा कोई भी दुश्मनी नहीं है। एज ए टीचर मैं अपनी लिमिटेशन बहुत अच्छे से जानता हूँ। यहाँ पे जो भी बात बताई गई है, जो भी बात तथ्य यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, वो मात्र शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का यहाँ पे नहीं रहा है। इसके बावजूद यदि किसी को भी इसकी जो कंटेंट है उससे कोई आपत्ति हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा करता हूँ कि ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में एक नई दिशा दे, और भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाए, एक महाशक्ति बनाए। इसी के साथ आज के इस सेशन को विराम देते हैं। अपनी आप चाहेंगे तो समय समय पे इस तरह की और क्लासेस, ऐसे सेशंस लाते रहेंगे जिसमें आपको एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ पूरा कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा। तो इस कंसेप्ट से आपके नॉलेज में कोई वैल्यू एडिशन हुआ हो तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस फैले इसके लिए इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए, और अपना कोई सुझाव है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि, गुड नाइट, धन्यवाद।